हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज क्या कर रहे हैं? आज हम फिर अपने क्लास 9th के बच्चों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। तो क्लास 9th जो अब थोड़ा सा बड़ी क्लास में आ गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर डर रहे हैं। तो डरने की ज़रूरत है ही नहीं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, सारी चीज़ें होती जाएंगी फटाफट। जैसे कि सबसे पहले हमने जो आपको हिंदी में पढ़ाया वो आपका पूरा एक्सप्लेनेशन था, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस था, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देकर आपको डीपीपी की प्रैक्टिस करवा दी थी, ताकि आपने जो कुछ पढ़ा है उसके बाद प्रैक्टिस कर लो तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। आई होप अगर आप लोगों ने ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जैसे ही हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ, हमारा एक्सप्लेनेशन क्या क्या किस चीज़ का हमने किया, अगर हम क्लास 9th कोर्स एक ही करें तो हमने दोनों बुक अपनी खत्म करी, क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1, जिसमें एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड प्लस डीपीपी सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ें कराई। फिर उसके बाद हमने आपको व्याकरण कराया, फिर लेखन कराया। सारा मैंने एक्सप्लेनेशन आपका सिलेबस का ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद बारी आई कि भाई चलो अब एग्ज़ाम भी तो करने हैं, तो ज़रूरत नहीं थी कि जितना हमने पढ़ा है उसमें से आए, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोग को हल करने पड़ेंगे। अब अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो उसमें क्वेश्चंस आपसे दो तरीके से पूछे जाते हैं, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो हमने क्या किया, देखा कि इस बार सीबीएसई ने जो किया वो आपकी सिर्फ एक बुक से ही आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रहे हैं। आपकी एक बुक कौन सी है? वो है क्षितिज भाग 1। क्षितिज भाग 1 से दिए गए क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो आपसे सिर्फ एक वे में आ रहे हैं। काव्य खंड से आपसे आएगा काव्यांश आधारित 5 प्रश्न बहुविकल्पीय के, और गद्य खंड से जो आएंगे वो रहेंगे आपके गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 5। बस इसके अलावा आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पूरे उसमें पूछे जाएंगे वो आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश में पूछे जाएंगे, यानी खंड का में। तो हमने वो पूरे के पूरे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा दिए, पूरे 13 चैप्टर के। अब बात आई सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। तो जो आपके चैप्टर्स, अब ये वर्णनात्मक प्रश्न जो आ रहे हैं ये आपकी क्षितिज भाग 1 बुक से और कृतिका भाग 1 दोनों से आएंगे। तो अब हम वही करा रहे हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले अपने लिए क्षितिज बुक के हमने 6 गद्य खंड के चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिए, ठीक है। उनके सबके वर्णनात्मक प्रश्न करा दिए। फिर उसके बाद हम काव्य खंड में आए। काव्य खंड में भी देखिए करते करते अब सिर्फ 2 ही चैप्टर हमारे बचे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न के। तो आज हम कर लेंगे अपना 12th चैप्टर मेघ है। इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बचेगा, बच्चे काम पर जा रहे हैं, बस उसके साथ हमारी ये बुक खत्म हो जाएगी। फिर हम करेंगे अपनी अगली बुक कृतिका भाग 1। तो चलिए वहां तक तो बढ़ते हैं, अभी बढ़ेंगे आगे तो बताते चलेंगे। अब जैसे आपने देखा कि हम ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वे में करा रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वो जो इंपॉर्टेंट हो, एक्सपेक्टेड हो कि आ सकते हैं, वैसे ही क्वेश्चन है बेटा। ये क्या है, हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में जो क्लास 9th में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वो ले आए आपके लिए कुछ, ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, अब ये लगभग मान के चलिए पिछले 5 सालों के ये क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है। फिर उसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस ले लिए जो हमें लगे कि न्यू है। भाई हर साल कुछ वेरिएशन ऐड ऑन होता है ना, तो ये वो ऐड ऑन क्वेश्चंस भी हैं इसमें सारी चीज़ें। तो अब अगर आप इसको पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब से तो आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे अपने एग्जाम के लिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होके काम करो, ठीक है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं क्या, अपने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, क्लास 9th हिंदी कोर्स ए है, बुक है हमारी क्षितिज भाग 1। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर काव्य खंड। सबसे पहले हमारा ये जो चैप्टर शुरू होते हैं गद्य खंड से, गद्य खंड के 6 चैप्टर हो गए, 7 चैप्टर आपके काव्य खंड में है। साथ में आज हम छठा चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा? मेघाय। मेघाय जो कविता है ये पूरी तरीके से मानवीयकरण अलंकार से परिपूर्ण है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेघ जो साल भर बाद आए हैं उनका मानवीयकरण करते हुए उसे शहर से गांव में आए एक दामाद के रूप में मानवीकृत किया गया है। अब एक दामाद जब आता है तो किस तरीके से गांव के सभी लोग उसे देखने के लिए, स्वागत करने के लिए उमड़ते हैं, उसी तरीके से मेघों का भी उसी तरीके से स्वागत किया जा रहा है। अब इस पूरे चैप्टर को मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो प्राकृतिक रूप से बादलों के आने पर प्रतिक्रियाएं होती हैं और एक दामाद के आने से जिस तरीके से उसका स्वागत किया जाता है, इन दोनों ही चीज़ों को इस कविता में बहुत बखूबी तौर पे कवि ने
जो है रखा है आपके सामने, समझाया है। अब पर्टिकुलर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो इस चैप्टर में अभी तक मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्लस डीपीपी सॉल्यूशन, उसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा चुके हैं। आज हम 5th टाइम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वे में। ठीक है, अब देखिए बार बार जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं ना तो ये चैप्टर हमारे दिमाग में बैठता जाता है, वही होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, तो यहाँ पर अब ये भी मैं बता देती हूँ कि आपकी क्षितिज बुक से आने वाले सभी प्रश्न आपके लघु उत्तरीय रहेंगे, जिनकी वर्ड लिमिट 25 to 30 वर्ड्स रहेगी। याद रखना 25 to 30 वर्ड्स में लिखे जाने वाले सभी क्वेश्चंस के आंसर 2 मार्क्स के आते हैं, इन्हें शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, वर्ड लिमिट में अपने आप को बांधिए, क्योंकि क्लास 10th की प्रैक्टिस आप अभी से कर रहे हो। 10th में अपने आप को लिमिट में बांध लेना बहुत ज़रूरी है, ये आपको मतलब कंपलसरी है, याद रखना। जो वर्ड लिमिट आपको दी जाएगी उसी वर्ड लिमिट के अंदर आपको काम करना है, इसीलिए आपको अभी से ये लिमिटेशन में बांधना सिखाया जाता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, मेघ को नदी ने किस तरह देखा? अब मेघ ने क्या था, नदी ठिठकी घूंघट सरका, ये बताया था ना उन्होंने। अब जब मेघ आते हैं तो बादल जो हवा चलती है, हवा से नदी का पानी जो है एक तरफ को धकेलता है। हमेशा देखना जब हवा तेज चलेगी तो पानी एक तरफ को धकेलेगा, जिस तरफ भी होगा। तो यहाँ पर उसको, जैसे गांव की जो स्त्रियां होती हैं, नवविवाहित युवतियां होती हैं, वो सभी गांव, जैसे गांव की बहुएं जिन्हें आप मान लो, ठीक है, वो सभी हमेशा घूंघट में रहती है, इतनी इतनी घूंघट में रहती हैं। तो अब वो बताया गया है कि जब कोई किसी पूरे गांव में किसी लड़की का दामाद पति आ रहा है, तो अब उसको पूरा घूंघट उठा के नहीं देखती, वो क्या करती है, आधा घूंघट उठाती है, ऐसे करके आधा, और ऐसे करके एक आंख से उनको देखती है। तो मतलब क्या है, थोड़ा सा ठिठक के, शर्मा के, एकदम ब्रंटली सामने आके नहीं देखती है, वो क्या है, कहीं छिप के किनारे और हल्का सा घूंघट उठाकर उस तरीके से स्त्रियां जो हैं, गांव की जो बहुएं होती हैं, जो युवा स्त्रियां होती हैं, वो इस तरीके से देखती हैं, जिस तरीके से वो उसे नदी को देखते बताया गया है। मेघ के सदजत कर आने की सूचना नदी को बयार द्वारा मिलती है। अब नदी को बयार द्वारा कैसे मिली? बयार मतलब क्या होता है, मेघ से आने से पहले चलने वाली ठंडी हवाएं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बयार बोलते हैं। अब नदी, मैंने जैसे बोला कि जब मेघ आते हैं तो हवा चलती है, हवा के प्रवाह से नदी एक तरफ को सरकती है, थोड़ा सा उसका ऊपर का पानी थोड़ा सरकता है, वही उसी से उसको पता चलता है। यह खबर सुनकर वह पहले थोड़ी रुकी। अब रुकी कैसे, अब पानी तो बह रहा है, जब हवा चलेगी तो ये एक तरफ को सरकेगी, तो वो प्रवाह अपने आप थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है नदी का। उसने भारतीय नारी की भांति अपने चेहरे से घूंघट थोड़ा सा हटाया, यानी कि अब जैसे घूंघट पड़ा है, ऐसे करके पड़ा है, तो वो ऐसे टेढ़ा थोड़ा सा हटाएगी, एक आंख की तरफ से देखेगी, और सलज्ज नेत्रों की तिरछी निगाह से मेघ रूपी मेहमान को देखा। अब उसने क्या देखा, उसने थोड़ी झुकी हुई लज्जा के साथ तिरछी निगाहों से देखा, क्योंकि देखिए क्या है, वो कहते हैं ना, जो गांव की स्त्रियां हैं, लज्जा उनके साथ है, वो ऐसे नहीं अपराय मर्द के सामने ऐसे सामने आ जाती हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, थोड़ा छिप के, हट कर, चोरे से, इस तरीके से देखती हैं। तो नदी भी उसी तरीके से उसको देख रही है। प्रश्न संख्या 2 है, मेघ के आने की तुलना पाहुन से क्यों की गई है? अब क्या कारण है, मेघ, पाहुन, पाहुन मतलब क्या होता है, मेहमान, मेहमान मतलब होता है दामाद। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप बोलोगे मेहमान तो मैम गेस्ट हो गया, तो दामाद, बिहार साइड में जो है मेहमान मतलब दामाद, और पाहुन दामाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है शब्द। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। अब पाहुन से क्यों की गई है, अब बादल जो हैं एक पिछली वर्षा ऋतु में बरसे थे, उसके बाद साल भर बाद आ रहे हैं। ठीक है, कब आ रहे हैं, साल भर बाद आ रहे हैं। सभी लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग, खास तौर से जो पेड़ पौधे हैं वो तो, और क्योंकि इससे पहले सभी लोग जो हैं वो गर्मी से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं। अब गर्मी से त्रस्त होने के कारण बस एक ही है कि भाई वर्षा ऋतु हो, बादल बरसे तो हमें इस गर्मी से निजात मिले, ये चीज होती है। तो उनका इंतजार बहुत बेसब्री से हो रहा होता है।
उसी तरीके से क्या होता, अब जब वो आते हैं तो सब लोग उनको देखने के लिए जो है बहुत उत्साहित हो जाते हैं। उनका अब जैसे हवा चलती है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। पेड़ पौधे, प्रकृति, जीव जंतु, प्राणी सभी खुश होते हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से उनका बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है। अब बात करें अगर हम दामाद की यानी कि पाहुन की, अब घर में दामाद को बहुत ही पूजनीय स्थान दिया जाता है। बेटी का पति है तो उसको बहुत ही आदर सम्मान दिया जाता है, और जब वो आता है तो घर के बड़े हों, स्त्रियां हों, बच्चे हों, जो कोई भी हो उनका स्वागत बहुत अच्छे से करता है। और खास तौर से जो लड़की वहां पर बैठी है उसे तो अपने पति का इंतजार तो बहुत टाइम से है। तो इस तरीके से इन दोनों को सिमिलर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि तो ये बताया गया ना कि जो बादल आते हैं उनका हम बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, तो उसी तरीके घर में अगर दामाद आता है तो उनका भी बहुत ही सम्मानीय ढंग से सम्मान किया जाता है, बहुत अच्छे से सम्मान किया जाता है, वैसे बताया गया। गर्मी के महीने में लोग गर्मी के प्रभाव से व्याकुल होते हैं। वे गर्मी से छुटकारा पाने के लिए वर्षा का इंतजार करते हैं कि भाई किसी तरीके से इस गर्मी से छुटकारा मिल जाए, तो बस बारिश हो जाए, इस चीज का वो इंतजार करते हैं। किसान भी फसल की बुआई के लिए वर्षा लाने वाले बादलों का इंतजार करता है। किसान भी किस चीज का इंतजार कर रहा है कि भाई हम बुआई तब करेंगे कि पहले थोड़ा पानी बरस जाए, धरती में नमी आ जाए तो हम बीज बोएं, वो भी इंतजार कर रहा होता है। इसी प्रकार पाहुन यानी दामाद का इंतजार भी उसकी ससुराल में किया जाता है। क्यों किया जाता है? भाई बेटी घर बैठी है ब्याहे हुए, उसे तो दामाद आकर लेकर जाएगा ना, उसके लिए दोनों की ही बेचैनी से प्रतीक्षा की जाती है। इसीलिए मेघ की तुलना पाहुन से की गई है। किससे की गई है? मेघ की तुलना पाहुन से की गई है। चलिए अब आते हैं, मेघ के आने पर पेड़ अपनी खुशी किस प्रकार प्रकट करते हैं। अब पेड़ कैसे होते हैं? जब बादल आते हैं तो बादल आने पर हवा चलती है। हवा आने पे क्या होती है भाई, बड़े बड़े पेड़ ऐसे झुकते हैं फिर सीधे होते हैं, झुकते हैं तो सीधे सीधे होते हैं, इस तरीके से होता है ना। यानी कि वो झुक कर फिर उनका स्वागत कर रहे हैं, इस तरीके से होता है। पहले झुक जाते हैं फिर स्वागत करते हैं, इस तरीके से होता है कि नहीं होता? अब देखिए, मान लीजिए शहर का कोई दामाद अगर गांव आता है तो क्या होता है, सब उसको देखने के लिए भीड़ लग जाती है। अब जो पीछे की तरफ खड़े हुए हैं, जो लोग पीछे की तरफ खड़े होते हैं, आगे उनके सामने पूरी भीड़ है, उधर से दामाद जा रहे हैं, तो जो लोग पीछे खड़े हैं वो कैसे देखेंगे? वो ऐसे ऐसे करके उचक उचक के ऐसे ऐसे करके देखते ना, ऐसे 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 करके देखते जहां से उनको दिखाई पड़ जाए। तो उन पेड़ों को उन्हीं लोगों की संज्ञा दी गई है जो उचकते हैं, सर झुकाते हैं, सर झुका के स्वागत भी कर रहे हैं और उचक उचक के उनको देख भी रहे हैं। तो मेघ का स्वागत पेड़ कैसे कर रहे हैं? वो उचक कर देख रहे हैं और गर्दन झुकाकर उनका स्वागत भी कर रहे हैं। मेघ के आने की खबर लेकर जब बयार पेड़ों के पास से गुजरती है, बयार मतलब चल गए, बयार का मतलब मैंने आपको बता दिया ना, बादलों के आने से पहले जो ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है वो होती है बयार। गुजरती है तो वो बहुत ही खुश हुए। अब ये उनको इस चीज का अंदेशा हो गया कि भाई अब पानी बरसने वाला है, खुश हो गए। पेड़ अपनी गर्दन उचकाकर मेघ को देखने की कोशिश करने लगते हैं। भाई ठंडी हवा तो आ गई मगर बादल दिख नहीं रहे, तो वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे उचक के देखने लगते हैं। बूढ़े पीपल के पेड़ ने आगे बढ़कर मेघ का स्वागत किया। जब इसमें एक पेड़ और है, वो है बूढ़ा पीपल। अब पीपल का जो पेड़ है वो किसी भी गांव के बाहर होता है और बहुत पूजनीय होता है। अब पीपल को बूढ़ा क्यों कहा गया? क्योंकि पीपल जो है वो पूजनीय पेड़ है, सब लोग उसकी पूजा करते हैं और वो जब लगता है तो बहुत पुराना पेड़ हो जाता है। ठीक है, बस पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसकी पूजा करते ही करते रहते हैं। अब वो पीपल का पेड़ क्या है, जब बादल आएंगे तो गांव में आने से पहले उनकी मुलाकात किससे होगी? पीपल के पेड़ से होगी। उसी तरीके से घर में जब दामाद आते हैं तो सबसे पहले बड़े बुजुर्ग उनका स्वागत करते हैं। तो उसी तरीके से पीपल का पेड़ भी क्या है, उनका हाथ जोड़कर स्वागत कर रहा है। आगे बढ़कर स्वागत करने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि वो तो गांव के बाहर है। अब जब बादल आएंगे तो सबसे पहले तो किसने स्वागत किया? पीपल के पेड़ ने। फिर उसके बाद बादल गांव के अंदर आएंगे ना, तो सबसे पहले कौन स्वागत कर रहा है? पीपल का पेड़। मेघ के आने से पेड़ अपनी डालियां हिला हिलाकर खुशी प्रकट कर रहे हैं, खुश हैं कि भाई अब पानी बरसेगा। इस बात को लेकर प्रश्न संख्या 4 है, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के,
का आशय स्पष्ट कीजिए। मेघ के आने के लिए उन्होंने क्या बोला है, मेघ जो इतना बनठन के सवर के आए हैं। बनठन के सवर के क्यों आए, क्योंकि भैया काले काले हैं, बड़े अच्छे से लग रहे हैं, ये तरीके से। तो उनको जैसे लग रहा है बादल किस तरीके से प्रतीत हो रहे हैं, जैसे कोई दामाद जो है, शहर का दामाद गांव आया हो। अब गांव के लोग तो जानते हो भाई कि बहुत ही इत्मीनान से रहते हैं। अब शहर के लोग क्या, बड़ा बन ठन के सवर के रहते हैं, अच्छा कोट पैंट, बढ़िया परफ्यूम, वेल कोम्ड, चश्मा वश्मा लगाए, कुछ इस तरीके से जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो और गांव के लोग क्या है, बढ़िया कुर्ता धोती, आराम, वो लोग आराम पसंद लोग होते हैं, उन लोग को दिखावा नहीं पसंद होता। शहरी लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, गांव के लोग जो हैं वो जैसे वैसे ही प्रतीत होते हैं, उनके अंदर दिखावा नहीं होता, इसीलिए गांव के लोगों को बहुत सीधा सरल कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो शहर के लोग आए हैं वो दिखावे पर ज्यादा डिपेंड होते हैं, तो बनठन के सवर के आए। तो मेघों को भी कैसे बताया गया, क्योंकि अब मेघ जो है, ऐसे तो बादल हैं वो नीले नीले दिखाई दे रहते थे, लेकिन वर्षा के बादल कैसे होते हैं, काले काले होते हैं, खूब घुंघराले से, खूब घने से होते हैं ना। तो इसीलिए उन बादलों को क्या बोला गया, बंठन कर संवर कर आए। तो उनको बोला गया पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। तो बादल जो इतना बन के आए हैं उनको बताया जा रहा है जैसे कोई दामाद जो है शहर का गांव में आया हो, इस तरीके से। गांव में मेघ रूपी पाहुन का बेचैनी से इंतजार किया जाता है। यहाँ के और शहर के रहन सहन तथा संस्कृति में अंतर होता है। जैसे मैंने बताया कि गांव के लोग होते हैं वो जैसे हैं अपने आप को वैसा ही दिखाते हैं, दिखावा उनको पसंद नहीं है। बेकार की जो चीज हमारे पास नहीं उसको हम क्यों दिखाएं, वो लोग जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। शहर के लोग भले ही कम आत्मीयता से मिलते हैं, पर गांव के लोग सज धज कर आए शहरी पाहुन यानी मेघ का स्वागत करते हैं। अब वो ऐसा क्यों बोला उन्होंने, सिंपल सी बात मैंने आपको समझा दी, क्योंकि बादल एकदम काले घने से होकर आए, मगर उनका स्वागत बड़े आत्मीयता के साथ गांव वालों ने किया है। प्रश्न संख्या 5 है, मेघ का स्वागत तालाब ने किस तरह किया, ऐसा करके उसने किस भारतीय परंपरा का निर्वाह किया। अब मेघ जब आए तो भाई तालाब भी बहुत खुश हो गया। अब अगर हम तालाब के बारे में सोचते, सिंपल एक तालाब के बारे में सोचो, तो हमें क्या लगता है कि गोल सा एक पॉन्ड है, हमें यही एक दिमाग में आता है ना। तो तालाब का जो आकार हमें समझ में आता है वो क्या है, गोल समझ में आता है, ठीक है। अब परात कैसी होती है, परात देखा है ना, परात मतलब बड़ी सी थाली, वो भी गोल होती है। अब ये देखिए क्या है, सबसे पहले जब मेघ आए तो मेघ के आने से तालाब बहुत खुश हुआ। क्यों, क्योंकि भाई साल भर पहले उसे रिफिल किया गया था, बादलों ने किया था। अब तक लोग पानी पीते रहे, जानवर पीते रहे, वाष्पीकृत होता रहा, तो बादल जो तालाब था उसका वाटर लेवल कम हो गया है, अब मतलब काफी कम हो गया। तो अब उसे लगा कि बादल आ रहे हैं, तो वो भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि अरे चलो अब मेरा पानी भी रिफिल हो जाएगा, फिर से रिफिल हो जाएगा। तो तालाब बड़ा खुश था इस बारे में, ठीक है। देखिए अब जब खुश हुआ तो वो बादलों के लिए अपनी पूरी परात भर कर ले आया कि चलो मैं तुम्हारे पैर धोता हूँ। कैसे पैर धोता हूँ, अब इसको क्या कहते हैं, इसे एक भारतीय परंपरा से जोड़ दिया गया। जब हमारे घर किसी भी मेहमान का आगमन होता है, ये आज की तो नहीं है लेकिन ये पुराने समय की बात है, तो क्या होता था, घर के जो लोग हैं वो परात में पानी लाते थे, परात लेकर आते थे और उसमें पानी से मेहमान के पैर धुलाते थे। तो यहाँ पर तालाब जो खुश हुआ वो बादलों का पैर धोने के लिए, यानी कि पाहुन रूपी जो बादल है उनके पैर धोने के लिए वो तालाब परात भरकर पानी लेकर आया। तालाब को परात बताया गया है, वो पानी भरा हुआ है, बादल उसमें अपने पैर धोएंगे जो इतनी दूर से चल के आ रहे हैं, ये चीज बताई गई है। मेघ के आगमन से विषय में सुनकर तालाब बहुत हर्षित हुआ। वह खुशी खुशी परात में पानी भरकर लाया ताकि मेहमान के पैर धो सके। ऐसा करके तालाब ने उस भारतीय परंपरा का निर्वाह किया जिसके अनुसार मेहमान के आने पर पैर धुलाने की परंपरा है। भारतीय परंपरा कौन सी है कि भाई जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम उसके पैर धुलाते हैं, इस परंपरा का उसने निर्वाह किया है। प्रश्न संख्या 6 है, मिलन के अश्रु ढरके के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। अब देखिए क्या है, विरह जो होती है यानी कि जुदाई। अब इसमें पाहुन यानी कि जो बादल है वो साल भर पहले आया था,
अब यहाँ नायिका, अब उसकी जो पत्नी है वो कौन है, वो बेल है। बेल जो है वो है, उसको बताया गया है यहाँ पर। अब इन दोनों का मिलन कब हुआ था, साल भर पहले हुआ था। वो पति इसको छोड़कर चला गया, ठीक है। अब इसको समझिएगा ऐसे, जो दामाद था अपनी पत्नी को आप उसके मायके छोड़कर साल भर पहले चला गया था। अब साल भर बाद आया। अब जब साल भर बाद आया, अब इन दोनों का मिलन हुआ, तो पहले तो नायिका ने शिकायत करी कि भाई तुमने साल भर बाद मेरी खबर ली। फिर उसके बाद बादल ने उसे मनाया, तो दोनों मिले आपस में, और इस मिलन की खुशी में आंसू बहने लगे, ठीक है। ये तो हम वास्तविक तौर पे नायक नायिका का मिलन बता रहे हैं, दामाद और लड़की का मिलन बता रहे हैं। अब अगर वो जो बादल रूपी पाहुन है जब मिले, किससे मिले, बेल रूपी नायिका से मिलते हैं, तो उसने बताया कि भाई साल भर बाद सुधिलिनी, तो वर्ष बाद सुधिलिनी कि एक साल बाद तुम्हें मेरी याद आई। फिर उसके बाद जब दोनों का मिलन होता है तो गड़गड़ा के खूब बारिश होने लगती है। तो वो जो अश्रु, मिलन के जो अश्रु थे, उसे घंघोर वर्षा के साथ सिमिलर कर दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसमें। गर्मी की मार से मनुष्य, पशु पक्षी तथा प्रकृति की प्रत्येक वस्तु परेशान थी। बात सही है, वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु होती है, सभी गर्मी से बेइंतहा परेशान हो चुके होते हैं। पेड़ पौधे लताएं पानी के अभाव में सूखने लगते हैं, सब सूखने लगते हैं। सभी वर्षा होने का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, पर वर्षा में विलंब होता देख सभी के मन में भ्रम की स्थिति बन गई थी कि इस साल वर्षा होगी या नहीं होगी। देखिए, जब भाई आषाढ़ का महीना लग जाता है और बादल नहीं आए, तो एक पल को लगने लगता है यार पता नहीं बारिश होगी अब की कि नहीं होगी, हम सब इतना गर्मी से परेशान है। वही हुआ, आषाढ़ का महीना लग गया था लेकिन बादल आ ही नहीं रहते, तो सबको मन में कहीं ना कहीं एक आशंका थी कि भाई बादल आएंगे भी कि नहीं आएंगे, आएंगे भी कि नहीं आएंगे। इस इंतजार के बाद जब बादल आए तो वह विरहा व्याकुल लता ने बादल यानी कि मेघ को उल्हाने दी। उल्हाने दी मतलब शिकायत करी कि भाई हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे, साल भर से इंतजार कर रहे थे, अब लग रहा था इतना टाइम लगा दिया, तुम आओगे कि नहीं आओगे, आओगे कि नहीं आओगे। तो इस तरह उल्हाने देना मतलब शिकायत करना। शिकवे शिकायत की, सारी बातों के बाद उसके मन का भ्रम टूट गया कि अरे सारी शिकायत कर, नहीं अब मेरा भ्रम टूट गया, नहीं तुम आए हो, ठीक है। ये सारी चीजें, गिले शिकवे दूर हुए। दोनों के मिलन से उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अब दोनों मिले, इतने साल बाद, एक साल बाद मिल रहे हैं, तो जब मिलेंगे तो क्या होगा, खुशी के आंसू बहेंगे। वो खुशी के आंसू बहने मतलब बादल घनघोर बरसना। वे अपनी खुशी ना छिपा सके, अर्थात वर्षा होने लगी और खुशी का संचार होने लगा। अब वर्षा होने लगी तो प्रकृति खुश, जनमानस खुश, पशु पक्षी खुश, सभी खुश, क्योंकि भाई अभी तक तो सब गर्मी से तड़प रहे थे, अब वर्षा हुई तो सभी खुश हो जाते हैं, और इस तरीके से सभी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। प्रश्न संख्या है 7, क्या दिया गया है, कवि ने लता का मानवीकरण किस रूप में किया है, वह दरवाजे की ओट में क्यों खड़ी हुई है। कवि ने लता का मानवीकरण उस दामाद की पत्नी के रूप में किया है, यानी कि घर की लड़की के रूप में किया है, नायिका के रूप में किया है, क्योंकि नायक तो बादल है, तो नायिका कौन है, वो लता के रूप में किया। अब वो दरवाजे के ओट में क्यों है। अगर हम इसे मानवीय रूप में दिखाएं तो जब घर में दामाद आता है तो सबसे पहले घर के जितने भी पुरुष हैं, मर्द हैं, वो मिलते हैं। अब वो लड़की सबके सामने तो अपने पति से मिल नहीं सकती है, तो वो क्या होती है, दरवाजे के ओट में खड़े होकर अपने पति को देखती रहती, क्योंकि उसने तो साल भर पहले देखा था, देखने की बेचैनी है, तो वो दरवाजे की ओट में छिपकर देखती रहती है। अब अगर हम बादल और लता के रूप में बात करें तो बादल जो आए, अब घर जो पेड़ की लताएं होती है वो क्या होती है, दरवाजे खिड़की से किनारे किनारे होते हुए जाती है, तो इसीलिए उसे दरवाजे की ओट से बताया गया, क्योंकि लता जो है वो दरवाजे के पीछे या खिड़की या दरवाजे के किनारे किनारे से होकर गुजर रही है, तो वो देखे भी क्या, खिड़की या दरवाजे की ओट से ही तो देखेगी, तो इस रूप में उसको बताया गया है। कवि ने लता का मानवीयकरण नवविवाहिता के रूप में किया है, यानी कि उस बादल की नवविवाहिता के रूप में जो साल भर से अपने प्रिय के आने का इंतजार कर रही है, यानी कि अपने पति के आने का इंतजार कर रही है। मेघ रूपी मेहमान यानी पति के आने पर लता दरवाजे की ओट में इसलिए खड़ी हो जाती है क्योंकि वह बड़े बूढ़ों के सामने मेघ के सामने जाने में शर्म महसूस करती है। अब घर के सारे बड़े बुजुर्ग सब मर्द बैठे तो भाई वो तो जाकर उनसे मिलेगी नहीं, तो इसीलिए वो दरवाजे की ओट में खड़ी होकर उनको देख रही होती है।
इतने समय से ना मिल पाने के कारण उसमें व्याकुलता है। अब बहुत समय से वो अपने पति से नहीं मिल पाई, तो उसको भी लग रहा है कि भाई जल्दी जल्दी हम मिले, भाई घर के इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, तो इसीलिए वो दरवाजे की ओट से देखती है। वह मिलने के लिए आतुर भी है, इसीलिए वह दरवाजे की ओट में खड़ी होती है, जिससे अपने पति मेघ को देख सके। समझ में आया? तो वो क्यों दरवाजे की ओट में खड़ी है? ताकि उस ओट से वो अपने पति को देख सके। प्रश्न संख्या 8 है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। अब क्या है, बादलों के आने से तो भाई प्रकृति पूरी तरीके से हर्षित होती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, ठीक है, पेड़ हिलने लगते हैं, धूल की आंधियां चलने लगती हैं, तालाब बहुत खुश हो जाता है, नदी ठिठकने लगती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जनमानस ही नहीं, प्रकृति भी बहुत खुश होती है, तो उसी को आपको यहाँ लिखना है। देखिए क्या है, बादलों के आने पर प्रकृति में निम्नलिखित गतिशील क्रियाओं को कवि द्वारा चित्रित किया गया। अब गतिशील मतलब क्या है? जिनमें गतियां हो रही हैं, ठीक है। गतिशील का तात्पर्य समझना, जिसमें चीजें गति प्रदान कर रही हैं, चीजें जो चल रही हैं। मेघ रूपी मेहमान के आने की सूचना देने के लिए बयार नाचने लगती है। तो बादल आए उससे पहले पहले क्या होती है? ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। जब ये ठंडी हवाएं चलती हैं तो सबको पता चल जाता है कि हाँ बादल आने वाले, कहीं वर्षा हो रही है ठंडी, यानी कि बादल यहाँ पे भी आएंगे। फिर है, पेड़ गर्दन ऊंची करके मेहमान को देखने लगते हैं। अब पेड़ हवा से झुकते हैं, उठते हैं, झुकते उठते हैं, तो उनको क्या बताया जाता है कि भाई गर्दन ऊंची करके देख रहे हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगते हैं। अब सभी लोग जो है बादलों को देखना चाहते हैं, तो क्या होता है, अपने अपने घर की दरवाजे खिड़कियां खोल खोल के सब बाहर आ जाते, जो दरवाजे से आ जाते हैं दरवाजे आ जाते हैं, नहीं तो कुछ लोग खिड़कियां ही खोल खोल के उन बादलों को देखने लगते हैं, क्योंकि भाई देखकर ही बड़ा सुकून लगता है। आंधी का चलना और धूल उड़ना शुरू हो जाता है। अब चूंकि धीरे धीरे वो जो बयार है वो तेज होने लगती, बादल जैसे जैसे नजदीक आएंगे हवाएं तेज होने लगती। अब वो जो बयार थी वो आंधी का रूप ले लेती है, हवा बहुत तेज चलने लगती है, धूल बहुत उड़ने लगती है। तो ये सारी चीजें बादलों के आने पर होने लगती हैं। नदी ठिठक कर बाकी हो जाती है, यानी कि नदी के पानी पे जब हवा का प्रेशर पड़ेगा तो वो भी एक तरफ को सरकने लगती है, तो वो ठिठक हो जाती है। पीपल झुककर मेहमान का स्वागत करता है। पीपल का पेड़ भी खूब घना होता है, तो क्या होता है, खूब पत्ते उसके हिलने लगते हैं, तो जैसे लग रहा है पीपल भी बहुत खुश होके बादलों का स्वागत कर रहा है। लताएं पेड़ों में छिपने लगती हैं। अब हवा चलती है तो लताएं क्या है, दरवाजे की ओट में, पेड़ में जहां उनको सही जगह मिलती है वो वहां पर छिपने लगती हैं। क्षितिज पर बिजली चमकने लगती, काले बादल जहां से आ रहे हैं वहां से खूब तेज जो है बिजली चमकने लगती है। तालाब द्वारा पानी भरकर लाया जाता है और जोरदार वर्षा होने लगती है। तो तालाब भी क्या है, अब उसे भी लग रहा है कि भाई मेरा जो है वो तालाब भरेगा, तो वो बहुत खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। फिर क्या है, खूब मूसलाधार बारिश होने लगती है, और इस मूसलाधार बारिश के साथ सभी पानी से सराबोर हो जाते हैं, तो पूरा प्राकृतिक वातावरण धुल कर स्वच्छ होकर साफ हो जाता है। तो एक तरीके से खुशी भी दिखाई गई है, इसमें सारी चीजें बयां हो रही है। ठीक है। प्रश्न संख्या है 9। क्या दिया गया है? मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? अब जब मेघ आते हैं तो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं कि नहीं? ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। इवन सिर्फ मनुष्य ही नहीं, प्राकृतिक तौर पर भी पेड़ हो, पक्षी हो, नदी हो, तालाब हो, सभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रसन्न है। तो इनको हम लिखेंगे। देखिए कैसे हैं। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में ठंडी हवाएं चलने लगी, जो बढ़कर आंधी में बदल जाती हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, जब बादल आना शुरू होते हैं तो पहले क्या होती है, ठंडी ठंडी बयार का मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू होती हैं, धीमे धीमे चलना शुरू होती हैं। फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये आंधी का रूप ले लेता है, क्योंकि वही बढ़ जाता है। गली में धूल उड़ने लगती है। अब जाहिर सी बात है, आंधी आएगी तो धूल तो उड़नी ही उड़नी है, धूल उड़ने लगती। ऊंचे पेड़ों की चोटियां तथा शाखाएं झुकने उठने लगती। जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, अब उनकी शाखाएं जो है, हवा तेज होगी तो क्या होगा, पेड़ भी झुकेंगे फिर सीधे होंगे, झुकेंगे सीधे होंगे, इस तरीके से होने लगता है। लताएं हवा में लहराने लगती हैं। हवा तेज है तो जो भी पेड़ पौधे हैं, तो लताएं तो और कमजोर होती हैं पेड़ों से, तो उनका भी लहराना लाजमी सी बात है। क्षितिज पर बादल घिर जाते हैं। दूर आसमान में क्षितिज तक पूरा आपको, जहां तक आप देखते हैं, आपको बादल ही दिखते हैं। बिजली चमकने लगती है, जोरदार वर्षा शुरू हो जाती है।
तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, प्राकृतिक रूप से चीज़ें बदल रही हैं जो। तो पहले ठंडी ठंडी हवा चलेगी, फिर वो बढ़कर आंधी में बदलेगी जिससे धूल उड़ेगी। धूल उड़ने से भाई जब इतनी तेज हवा चल रही है तो पेड़ भी झूमने लगेंगे, लताएं झूमने लगेंगी, बादल छा जाएंगे एकदम से, फिर उसके बाद क्या होगा, बिजली चमकेगी और फिर जोरदार बारिश हो जाती है। प्रश्न संख्या 10 है, कविता में आए मानवीयकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। देखिए, ये पूरी कविता पूरी तरीके से मानवीयकरण अलंकार से भरी हुई है। ये कविता जब मैं आपको समझा रही थी तब भी मैंने बोला था, इसकी जो आपकी जो स्टार्टिंग लाइन है, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, ये अपने आप में बहुत ही कॉमनली जो है मानवीयकरण अलंकार में पूछी जाती है। हाँ, तो देखिए क्या है यहाँ पर। सबसे पहले इधर हमने लिख दिया मानवीकरण अलंकार और इधर रूपक अलंकार। ठीक है, देखिए क्या है। अब एक एक को चीज को मैं समझाऊंगी आपको। मानवीकरण अलंकार को उदाहरण, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। अब बनठन कर सवरना ये काम किसके द्वारा होता है, मनुष्यों के द्वारा होता है, लेकिन मेघ जो है वो प्राकृतिक रूप से है। पहले आपको मैं बता देती हूँ कि मानवीकरण अलंकार क्या होता है। मानवीकरण अलंकार जहाँ पर हम जड़ का चेतन से जो है लक्षण बताते हैं, ये इसकी शाब्दिक भाषा है। लेकिन अब इसको कैसे हम बताएं, जैसे मान लीजिए प्रकृति है। अब प्रकृति हंसती नहीं है, मुस्कुराती नहीं है, चलती नहीं है, दौड़ती नहीं है, तीर नहीं चलाती, ये सारे काम करती नहीं करती। अब वही काम जो मनुष्य करते हैं, अब जैसे हंसना, मुस्कुराना, भागना, दौड़ना, चलना, यहाँ पर बनना, संवरना, ये सारे काम किसके होते हैं, ये मनुष्यों के होते हैं। अब ऐसा कोई काम जो प्रकृति करे, लेकिन प्रकृति को करते हुए दिखाया जाए, लेकिन एक्चुअल में वो प्रकृति नहीं करती है, वो काम मनुष्य करते हैं, तो वहाँ पर होता है मानवीयकरण अलंकार। कैसे होगा, उदाहरण के तौर पे समझिए। जैसे यहाँ मेघ, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। अब मेघ यानी कि बादल, बादल क्या है, प्राकृतिक रूप से चीजें हैं, प्राकृतिक है ना कि नहीं है। अब ये क्या बोला जा रहा है कि बन ठन कर सवर कराए। अब बन ठन कर संवरने का काम किसका होता है, ये मनुष्यों का होता है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया। प्रकृति वो काम कर रही है जो मानव करते हैं, वैसा करता दिखाया जा रहा है। फिर आते नाचती गाती बयार चली। अब बयार मतलब ठंडी हवा, ये भी प्राकृतिक है। नाचना गाना किसका काम होता है, मनुष्यों का होता है। अब यहाँ पर बयार को नाचता गाता यानी कि मनुष्यों जैसा काम करता दिखाया जा रहा है। पेड़ झुक झांकने लगे। अब यहाँ पर चलो झुकने का काम भी छोड़ दें, तो अगर झांकने का भी काम हम करें तो झांकने का काम भी मनुष्यों द्वारा होता है, झुकने का काम भी मनुष्यों द्वारा ही होता है। और ये काम कौन कर रहा है, पेड़ कर रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट है धूल भागी घाघरा उठाए। अब धूल तो उड़ती है ना, अब यहाँ कह रहे धूल भागी घाघरा उठाए। अब भागना और घाघरा उठाना ये स्त्रियों का काम है कि नहीं, है तो मनुष्य का ही काम ना। और यहाँ धूल क्या है, वो प्राकृतिक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मानवीकरण अलंकार। बाकी चितवन उठी नदी ठिठकी। अब बाकी चितवन यानी कि जो युवा अवस्था का जो शरीर है वो जो है थोड़ा लजाता हुआ ठिठका। अब ये किसके लिए, ये बात तो भाई जैसे जो नवयुवक होते हैं, नवयुवतियाँ होती हैं, उनके लिए बात करी जा रही, लेकिन यहाँ ये चीज़ नदी कर रही है, तो ये क्या हो गया आपका मानवीकरण अलंकार। बूढ़े पीपल ने जुहार लगाई। अब पीपल का पेड़ क्या है, प्रकृति का है। अब वो कभी बूढ़े तो होते नहीं है, एक तो उसको बूढ़ा होता दिखाया गया जो कि मनुष्य का लक्षण है, और दूसरा क्या है, जुहार लगाना। जुहार लगाना मतलब स्वागत करना झुककर। ये काम कौन करेगा, मनुष्य करेगा, पेड़ तो करेगा नहीं, तो ये भी यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। फिर है बोली अकुलाई लता। लता, लता मतलब आपका जो बेल होती है, ठीक है, जितने भी आपके क्या कहते हैं, जो भी पौधे चढ़ते हैं जिनको हम क्रीपर्स कहते हैं, वो सारी चीज़ें। अब इन लता ने क्या बोला, बहुत ही बेचैन होकर बोली, अकुलाई लता। अब बेचैन होकर बोलने का काम मनुष्यों का है, लता का तो नहीं है, तो यहाँ पर वो काम जो मनुष्य करते हैं ये लता को करते दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट आते हर्ष आया ताल लाया पानी भर के। हर्ष आया, ताल, ताल मतलब तालाब जो कि प्रकृति का है। अब वो बहुत हर्ष आया मतलब प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होने का काम भी मनुष्यों का है। और परात लाया भरकर, परात क्या होती है, अब परात भरकर लाने का काम तो भाई
प्राकृतिक चीज़ें तो नहीं कर सकती, ये तो मनुष्य ही कर सकता है। तो यहाँ ताल को वो काम करते दिखाया जा रहा है जो कि मनुष्यों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो समझ गए ना कि मानवीकरण अलंकार क्या होता है। अब हम आ गए रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या होते हैं? रूपक अलंकार का मतलब यह होता है कि जहाँ पर हम किसी चीज़ की समानता किसी से करते हैं, जैसे हमने बोले कि आप उसके समान हैं, आप उसके समान हैं, तो आप यहाँ पर बोले हम के समान बता रहे तो वो उपमा अलंकार होता है, लेकिन हम क्या बोले, आप तो वो ही हो। जहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हम किसी से समानता करते हैं लेकिन समानता करने वाले शब्दों को हटा देते हैं, ये दोनों में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ आ जाती। अब इसको उदाहरण के ज़रिए समझिए, क्या दिया है, क्षितिज अटारी गहराई। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, क्षितिज है वो अटारी के समान है। क्षितिज मतलब क्या होता है, होराइजन, जहाँ पर आपको धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अटारी मतलब क्या होता है, छत। अब क्या होगा, धरती की छत क्या है, क्षितिज है, ठीक है। हमारी तो यहाँ पर क्षितिज को ही अटारी बता दिया गया है। यहाँ पर क्षितिज के समान अटारी गहराई ये नहीं बोला गया, के समान नहीं बोला गया है, यहाँ क्षितिज को अटारी ही बता दिया गया है। यहाँ पर उसकी समानता ना करते हुए दोनों को आपस में मिला दिया गया कि क्षितिज जो है वो ही छत है। तो वहाँ पर हो जाता है आपका रूपक अलंकार। नेक्स्ट देखिए क्या है, मिलन के अश्रु ढर के। अब मिलन के अश्रु ढर के, इस पंक्ति का मतलब सीधे सीधे क्या है, जब मिले, जब लता और मेघ मिले तो भाई पहले तो थोड़ा सा शिकायत वगैरह हुई, उसके बाद क्या हुआ, जब दोनों मिले तो क्या है, मिलन के आंसू। मिलने पर क्या है, बहुत खुश हो जाते हैं तो आंसू बहने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे था कि मेघ और लता मिले, जब वो खुश हुए तो बहुत तेज बारिश हुई। तो यहाँ पर बारिश होने वाली बात को हिडन कर दिया गया है। मिलन के अश्रु का ढरके का मतलब सीधे है कि बहुत तेज वर्षा होने लगी, इसलिए यहाँ पर क्या है आपका रूपक अलंकार, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 11। कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का रोचक वर्णन किया है, उसे अपने शब्दों में बताइए। कवि ने यहाँ क्या किया कि जो बादल आ रहे हैं उन्हें सीधे सीधे क्या बता दिया गया कि भाई वो तो क्या है, किसी दामाद जब घर पे आता है तो उसके साथ सिमिलर किया है। अब यहाँ पर बहुत जगह उन्होंने सिमिलर किया। अब उसको देखने के लिए लोगों के खिड़की दरवाजे खुल रहे हैं, पीपल का पेड़ उसकी जुहार उसका स्वागत कर रहा है, पेड़ झुक झाँकने लगे हैं, तालाब जो है वो पानी भर के लाया है, बयार जो छोटे छोटे बच्चों का प्रतीक है वो नाचते गाते हुए चल रही है, नदी जो गाँव की युवतियों का प्रतीक है वो लजाते हुए घूंघट सरकार कर उनको देख रही है। तो यहाँ पर बहुत तरीके से जो है वो मेघों और दामाद को सिमिलर किया गया है, वो चीज़ें आपको अपने शब्दों में लिखनी है। तो देखिए क्या है, गांव में मेघ रूपी शहरी मेहमान आने से गांव में उल्लास छा गया है। बादलों के आने की सूचना देती शीतल बयार चलने लगी है। शीतल मतलब क्या होती, ठंडी ठंडी बयार चलने लगी है। आंधी के आने से गलियों में धूल उड़ने लगी, मानो कोई लड़की घाघरा उठाए भाग रही है। फिर पेड़ तेज हवा में झुकने लगे, बूढ़े पीपल की डालियां झुकने लगी जैसे मेघ रूपी मेहमान का स्वागत कर रहे हो। अब आपको यहाँ पर दोनों चीजें, मेघ के आने और मेहमान के आने से जो जो चीजें हो रही हैं प्रकृति में और हम लोग वास्तविक तौर पर करते हैं, वो सारी चीजें आपको बतानी है। लताएं पेड़ों की ओट में छिपने लगी, मानो लता रूपी नवविवाहिता दरवाजे की ओट में छिपकर मेहमान को देख रही हो। अब जो नायिका है, जो मेघ की पत्नी है, अब वो क्या कर रही है, वो दरवाजे की ओट से छिपके देख रही है, जैसे कि लता जो है बादलों को देखकर हर्षाती है, उस तरीके से। घर का कोई सदस्य यानी कि तालाब थाल में पानी भर लाया है, बिजली चमकने लगी है तथा पूरा गांव खुशी में डूब गया है। अब भाई गांव का परिदृश्य ऐसा होता है कि किसी एक के घर में खुशी मनाई जाएगी तो सभी खुशी मनाते हैं। वही चीज़ है, यहाँ पर एक के घर में जो है वो खुशी आई है और इससे पूरा गांव बहुत खुश है, इसीलिए बिजली चमकने को पूरे गांव की खुशी को बतलाया गया है और सब ही बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 12 है, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। पंक्ति का काव्य सौंदर्य बताइए। अब ये पंक्तियां जो है ना काव्य सौंदर्य वाली, इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना,
बहुत अच्छे से। क्या चीज़? कि इसमें दो चीज़ें चलती हैं, एक भाव सौंदर्य और दूसरा शिल्प सौंदर्य। हमेशा मैं बताती हूँ, भाव सौंदर्य का मतलब होता है कि इस पंक्ति का जो कोई भी भाव, अगर आपको भाव नहीं समझ में आ रहा तो आप इसका अर्थ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है। भाव का मतलब होता है कि इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया। इसमें सीधे बात है कि बादल जिस तरीके से आए हैं, लोग बहुत प्रसन्न हैं और उनको जैसे कि गाँव में एक दामाद का स्वागत किया जाता है, बादल का उसी तरीके से स्वागत हो रहा है। ये सीधे-सीधे उसका भाव है। अगर आप भाव नहीं लिख सकते हो तो इन पंक्ति का पूरा-पूरा अर्थ लिख देना, ठीक है। अब शिल्प सौंदर्य में आता है, जैसे कि इसमें मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, इसमें मानवीयकरण अलंकार है। फिर आए पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। भाषा तत्सम शब्दावली है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। भाव सौंदर्य है, गांव में मेघ के आने का सजीव चित्रण किया गया है। सिंपल, मेघ आ रहे हैं जो कि प्राकृतिक है, निर्जीव है, लेकिन यहाँ पर उनकी तुलना मेहमान से कर देने से इसका सजीव चित्रण हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, भाषा आम बोलचाल के शब्दों से युक्त है जिसमें चित्रात्मकता है। चित्रात्मक क्या है? अब इसमें मेघों के आने का एक चित्र हमारे सामने उकेरा गया है ना भाई। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो हमारे आंखों के सामने जो दृश्य निकल के आता है वो एक चित्र के रूप में आता है कि बादल छा गए हैं। फिर है, सजे धजे मेहमान द्वारा बादलों को उपमानित करने से उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार पहला है, पाहुन ज्यों। ज्यों का मतलब है यहाँ पर, ज्यों शब्द का आ जाने का मतलब ही है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि बादलों को आने को यहाँ सपोज किया गया, बादल आए जैसा मानो जैसे घर जो है गांव के दामाद आ गए हों, ऐसा पता चल रहा है, तो वो सपोज करने की बात को कहा गया है। फिर आते मेघ आए बड़े बंठन के, इसमें मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर ना वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ है, ठीक है। फिर बन बन में बा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, शहरी मेहमान के आने से गांव में जो उत्साह दृष्टिगोचर होता है उसे मेघ आए कविता के आलोक में लिखिए। अब क्या होता है कि मान लीजिए शहर से कोई भी दामाद या मेहमान गांव में आता है, तो गांव वाले सभी उसको देखने के लिए आतुर हो जाते हैं, क्योंकि देखिए अभी आजकल क्या है ना, गांव और शहरों में ज़्यादा अंतर नहीं रह गया, ठीक है। शहरों का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं आपको गांव में भी अब दिखाई देने लगेगा। सबके हाथ में मोबाइल है, ट्रांजिस्टर, टीवी बढ़िया हैं, कारें हैं, बड़े बड़े घर हैं, ये सारी चीज़ें आपको आजकल गांव में, और इवन कपड़े, रहन सहन, भाषा, बोलचाल काफ़ी हद तक शहरों से सिमिलर होने लगी है। ये आजकल की बात बता रही हूँ, लेकिन आज से आप चले जाओ 25, 30, 40 साल पहले, ठीक है, हम कह रहे कुछ नहीं, आप 30 साल पहले ही चले जाओ, तो आप यहाँ पर बहुत फ़र्क देखोगे। अब आपको मैम हम कैसे जाएं? सिंपल है, अपने दादा दादी से पूछिए, पापा मम्मी से पूछिए, तो उन्हें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता होगा। गांव और शहरों में बहुत डिफरेंस होता था, और गांव, अगर शहर से गांव कोई पहुंच जाता था ना, तो समझ लो एक अजूबा पहुंचा है, उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाया करती थी। ये होता था कि भाई वो कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, उसका क्या तरीका, तौर तरीका है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए जिस घर में शहर का कोई व्यक्ति गया है, वहाँ पर बाहर भीड़ लग जाया करती थी, ठीक है। तो ये तरीके होते थे। वही चीज़ को इस कविता में बताया गया है कि जब दामाद आ रहे हैं तो उनको देखने के लिए लोग अपने खिड़की दरवाजे खोलकर बाहर आ रहे हैं, बच्चे उनके आगे नाचते गाते कूदते हुए चल रहे, सब कुछ बताया गया है। देखिए, शहरी मेहमान के आने से गांव में हर्ष उल्लास का वातावरण बन जाता है। गांव में बादलों के आगमन का इंतजार किया जाता है। जिस तरीके से बादलों के आने का अब गांव में क्यों होता है, देखिए ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में तो सभी परेशान हो चुके हो, लेकिन गांव में इसका जो है वो दोहरे वे से इंतजार किया। एक तो गर्मी से हम परेशान हैं ही, दूसरा किसान ये परेशान है कि भाई बादल आए तो खेतों को नमी मिले, ताकि हम आगे बीज बो सके और आगे की खेती की तैयारी कर सके। तो इसलिए उनको भी इस चीज़ का ज़्यादा इंतज़ार रहता है। बादल के आते ही बच्चे, युवा, स्त्री, पुरुष सभी प्रसन्न हो जाते हैं, कोई भी हो सब प्रसन्न है। पेड़ पौधे झूम झूम कर अपनी खुशी प्रकट करते हैं। बच्चे भाग भाग कर बादलों के आने की सूचना देते फिरते हैं।
युवा उत्साहित होकर बादलों को देखते हैं तो स्त्रियां दरवाजे खिड़कियां खोलकर बादलों को देखने लगती हैं। बादलों के बरसने पर सर्वत्र उत्साह का वातावरण छा जाता है, यानी कि सभी जो है वो बेचैनी से पूरी तरीके से व्याकुल होकर जो बादलों का इंतजार कर रहे थे, वो बादलों के आते ही इतना ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, जो अपने उत्साह को अपने अंदर कंट्रोल ना करके उनकी गतिविधियों से ये सारी चीजें हमें पता चलने लगती हैं। प्रश्न संख्या 14 है, मेघ आए कविता में अतिथि का जो स्वागत सत्कार हुआ है उसमें भारतीय संस्कृति की कितनी झलक मिलती है, अपने शब्दों में बताइए। देखिए, इसमें सबसे पहला जो एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है परात भरकर पानी लाना और बाहर से आए मेहमानों का पैर धुलाना। पहली चीज तो भारतीय संस्कृति में ये पता चलती है। दूसरी चीज ये होती है घर में कोई भी बुजुर्ग आए, मतलब कोई भी मेहमान आए तो घर के बुजुर्ग सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं, वो सबसे पहले मिलते हैं, उनकी आवभगत होती है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया जाता है। तो कहते हैं ना, अतिथि देवो भरो, जैसे देवता के आने पर लोगों को उत्साह होता है, कुछ वैसा ही उत्साह मेहमान के आने पर भी होता है। मेघ आए कविता में मेघ रूपी मेहमान के आने पर उसका भरपूर स्वागत होता है। वह साल भर बाद अपनी ससुराल आ रहा है, 1 साल बाद ससुराल आ रहा है, ठीक है। यहाँ लोग उत्सुकता से प्रतीक्षार्थ है, यानी कि बहुत ही उनको एक्साइटमेंट है और उसमें वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। मेहमान के आते ही घर का सबसे बुजुर्ग और सम्मानित सदस्य उसकी अगवानी करता है। जैसे यहाँ पर क्या है, बूढ़े पीपल ने जुहार लगाई, तो सबसे पहले क्या है, जिसे गांव का सबसे बूढ़ा माना गया उसने बादलों को सबसे पहले स्वागत किया ना। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या बताया गया, गांव का जो बुजुर्ग था। अब बादलों के आने से क्या होता है, जब कोई मेहमान आता है तो घर का जो बुजुर्ग होता है वो सबसे पहले स्वागत करता है, उसको सम्मान देते हुए राम जुहार करता है, यानी कि राम राम करता है इस तरीके से, और कुशल क्षेम पूछता है कि भाई आप कैसे हैं। मेहमान को यथोचित स्थान पर बैठा देखकर घर का सदस्य उत्साह पूर्वक परात में पानी भरकर लाता है। अब जब बड़े बुजुर्ग ने उनका स्वागत कर लिया, उन्हें बैठा दिया, तो दूसरा सदस्य जो है परात पे पानी भर के लेकर है। भाई आजकल हम लोग क्या है, भाई गाड़ियों में चलते हैं, पैर गंदे नहीं होते। पहले लोग क्या थे, पैदल चलते थे तो पैर बहुत गंदे हो जाया करते थे, कट फट जाया करते थे, ऐसा होता था कंडीशन। तो ये परात में पैर धुलाए जाते थे। अब वही ट्रेडिशन को यहाँ पर दिखाया गया है कि परात में पानी भर के लेके आए हैं और पैर धुला रहे हैं, ताकि मेहमान के पैर धो सके। इस तरह हम देखते हैं कि मेहमान का जिस तरह स्वागत किया गया है उसे भारतीय संस्कृति की पर्याप्त झलक मिलती है। तो भारतीय संस्कृति में एक मेहमान का जिस तरीके से स्वागत किया जाता है, वही चीज यहाँ पर मेघों के रूप में दर्शाया भी गया है। मेघों के रूप में प्रकृति के उल्लास को दिखाया गया, लेकिन साथ ही साथ भारतीय संस्कृति की भी संपूर्ण झलक हमको यहाँ पर मिलती है। प्रश्न संख्या 15 है, मेघ आए कविता में 1 साल बाद अपने पति मेघ को देखकर नवविवाहिता नायिका की क्या दशा हुई है। अब नवविवाहिता जो है नायिका, वो 1 साल जब पहले उसके पति उसे छोड़ के गए थे, तब से वो इंतजार कर रही है। अब उसके मन में ये शंका हो गई थी, कहीं ऐसे तो नहीं मेरे पति मुझे भूल गए, मुझे लेने नहीं आएंगे। ये सारी शंकाएं उसके मन में कहीं ना कहीं अंदर लग रही थी। लेकिन जब वो आए तो ये बात की लेकर उसको थोड़ी सी गुस्सा भी थी, इसीलिए वो उनके सामने भी नहीं आती है। लेकिन जब वो लोग मिलते हैं अकेले में तो वो थोड़ा सा शिकायत भी करती है कि भाई बरस बाद सुध लीनी, यानी कि तुमको 1 बरस बाद मेरी याद आई, तुम्हें क्या बीच में याद नहीं आई थी। तो बस भरम टूट गया, यानी कि मुझे लग रहा था कि शायद आप नहीं आओगे, वो भरम मेरा टूट गया। और फिर इसके बाद दोनों का मिलन हो जाता है और मिलन के अश्रु ढरकते हैं, यानी कि खूब तेज वर्षा होने लगती है। मेघ आए कविता में 1 साल बाद अपने पति मेघ को देखकर नवविवाहिता नायिका का मान जाग उठा। मान का मतलब क्या होता है, उसका जो सम्मान। भाई 1 साल पहले तुम छोड़ चले गए थे, उसके बाद तुमने मेरे बारे में कुछ पूछा ही नहीं, तो एक अपना आत्मसम्मान होता है कि नहीं, वो चीजें। उसने 1 साल बाद सुध लेने के लिए मेघ से शिकायत की, पर मेघ के आने से उसके मन का भ्रम छूट गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसको जो इस चीज का डाउट था कि शायद वो नहीं आएंगे,
वो डाउट कहीं ना कहीं उसका छूट गया कि ठीक है, नहीं, हमको लग रहा था कि शायद आप नहीं आओगे लेकिन आप आए, तो इस बात को लेकर मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि है। तो लेकिन साथ में शिकायत भी करती कि भाई साल भर बाद आप मेरी खबर ली है आपने, इसलिए। प्रश्न संख्या 16 है, मेघ आए कविता में नदी किसका प्रतीक है, वह घूंघट सरका कर किसे देख रही है। तो मेघ आए कविता में नदी जो है वो और नवयुवतियों का प्रतीक है। भाई गांव में जो है और भी बहुएं हैं, उनका नवयुवतियों का प्रतीक है, ठीक है, जो क्या है गांव में घूंघट डालकर रहती हैं। अब गांव में अगर कोई पराया मर्द आता है तो उसके सामने वो ऐसे नहीं आ सकती, तो क्या होता है, धीरे से घूंघट हरका सरका कर वो देखती हैं। जैसे नदी का पानी एक तरफ को सरकता है, उसी तरीके से ये लोग अपने चेहरे पर से आधा आधा घूंघट हटाकर थोड़ा सा लज्जा के साथ शर्माते हुए उस जो है जो दामाद है, जो मेघ रूपी दामाद है, उनको देख रही है। मेघ आए कविता में नदी गांव की उस विवाहिता स्त्री का प्रतीक है जो अभी भी पर्दा करती है। तो समझ में आया, मैंने कहा ना, गांव में और भी स्त्रियां हैं जिनका विवाह हुआ है लेकिन वो अभी भी घूंघट करती हैं, पर्दा करती हैं। वह किसी अजनबी या रिश्तेदार के सामने घूंघट करती हैं। वह गांव आ रहे बादल रूपी मेहमान को घूंघट सरका के देख रही हैं। क्या कर रही हैं, वो घूंघट थोड़ा सा सरकाती हैं और देखती हैं कि भैया जो है, क्योंकि अब चूंकि वो घूंघट करती हैं, किसी के सामने आती नहीं, तो वो लज्जा भी है और चूंकि देखना भी है, तो धीरे से घूंघट सरका कर उनको देख भी लेती हैं। कविता में मेघ रूपी मेहमान के आने पर कौन क्या कर रहा है, अब आपको बताना है, ठीक है। इसमें सब लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, पेड़ झुक रहे हैं, सीधे हो रहे हैं, पीपल की सारी डंडियां जो है हिल रही हैं हवा के कारण, जैसे लग रहा है वो हाथ जोड़कर बादलों का स्वागत कर रही हैं। आंधी चल रही है तो जैसे लग रहा है कि कोई स्त्री जो है वो घाघरा उठाती हुई भाग रही है। मेघ को देखने के लिए सभी के खिड़की दरवाजे खुल गए हैं। तालाब बहुत खुश है, नदी झिझक रही है, घूंघट सरका कर देख रही है, ठिठक रही है। तो सभी जितने भी प्राकृतिक रूप से सभी लोग हैं वो बहुत ही प्रसन्न हैं, ये चीज दिखाई गई है। मेघ आए कविता में हवा मेघ आने की सूचना देने का काम, पेड़ों द्वारा मेघ को देखने का कार्य, बूढ़ा पीपल मेघ का स्वागत एवं अभिनंदन करने लगा है। ताल मतलब तालाब द्वारा पारात में पानी भरकर लाने का काम किया गया है। लता द्वारा उल्हाना देने तथा उससे मिलने का काम किया गया है। अब लता क्या कर रही है, वो शिकायत कर रही है कि भाई तुम इतना 1 साल लग गया तुम्हें मेरी खबर लेने में, तुम मुझे कब छोड़ कर गए थे, अब आए हो 1 साल बाद, तो वो चीज वो उल्हाना देने का काम कर रही है। प्रश्न संख्या 18 है, मेघ आए कविता में किस संस्कृति का वर्णन किया गया है, सोदाहरण लिखिए। मेघ आए कविता जो हमारे सामने है इसमें पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति का वर्णन है। भारतीय संस्कृति में आप ये देखोगे, सिर्फ दामाद के आने पे नहीं, घर में कोई भी अगर मेहमान आता है तो उसका स्वागत हम देवताओं की तरह करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ क्या है, अतिथि देवो भव। तो यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति दिखाई जा रही है कि घर के बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो किस तरीके से सबसे पहले मेहमान से मिलकर उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद जो घर के अन्य सदस्य हैं वो तालाब यानी कि परात में पानी भरकर लेके आते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, ये भारतीय संस्कृति को दिखा रहा है। मेघ आए कविता में ग्रामीण संस्कृति का वर्णन है, ठीक है। बादलों के आगमन पर उल्लास का वातावरण बनना, हवा चलना, पेड़ पौधों का झूमना, आंधी चलना, धूल उड़ना, लता का पेड़ की ओट में छिपना, बादलों का गहराना, बिजली का चमकना, बरसात होना आदि सभी ग्रामीण संस्कृति से संबंधित है। देखिए वैसे तो ये एक, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना शहर के गांव में, ठीक है, पाहुन आए हों जैसे शहर के गांव में, तो ये तो हमें पता चलता है कि गांव का परिदृश्य है, लेकिन पूरा ग्रामीण वातावरण है। लेकिन आप ये देखोगे कि शहरों में भी जब बादल छाता है तो वो तब भी इसी तरीके से रहता है ना।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भारतीय संस्कृति और ग्रामीण संस्कृति दोनों का वर्णन है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें एक ही चीज़ आपको बता रहा है, ये चीज़ आधी अधूरी रह जाएगी। इसमें क्या है, भारतीय संस्कृति का भी वर्णन हमें पूर्ण रूप से मिलता है, जहाँ पर मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और इसमें हमने देखा कि सबसे पहले जो है घर के बुजुर्ग मेहमान का स्वागत करते हैं, घर के अन्य सदस्य उनका पैर धोने के लिए पलात में पानी भर के लेके आते हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति का तो वर्णन उकेरा गया ही गया है, लेकिन साथ ही साथ भारतीय संस्कृति को भी उकेर के रखा गया है। प्रश्न संख्या 19 क्या दिया गया है, प्राकृतिक रूप से किस भ्रम की गांठ खुलने की बात कही गई है, मेघ आए कविता के आधार पर बताइए। अब क्या है, जब लता रूपी नायिका मेघ रूपी नायक से मिलती है तो क्या होता है, वो सबसे पहले उल्हाना देना शुरू करती है। क्या कहती है कि भाई आपने 1 वर्ष बाद मेरी सुध ली, यानी कि आपको 1 वर्ष तक मेरी याद ही नहीं आई। मुझे तो इस चीज़ का भ्रम था कि कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गए, आप मुझे लेने आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वो जो भ्रम था वो टूट गया, क्योंकि अब आप आ गए हो, तो वो जो एक डाउट था कि आप मुझे भूल गए हो, आप लेने आओगे कि नहीं आओगे, वो भ्रम अब टूट गया है। तो समझ में आए भ्रम की गांठ खुलने का तात्पर्य क्या है, कौन सा भ्रम, कि आप मुझे लेने आएंगे कि नहीं, आप मुझे भूल गए। ठीक है। ग्रामीण संस्कृति में बादलों का बहुत महत्व है, वहाँ कृषि कार्य बादलों पर निर्भर करता है, इसीलिए बादलों की प्रतीक्षा की जाती है। इस बार जब साल बीत जाने पर भी बादल नहीं आए तो लोगों के मन में यह भ्रम हो गया कि इस साल अब बादल नहीं आएंगे, पर बादलों के आ जाने से उनके इस भ्रम की गांठ खुल गई। तो इस भ्रम की गांठ को खुलते हुए उन्होंने किस तरीके से बताया है, लता के माध्यम से बताया है। अब भाई क्या होता है, जब आषाढ़ का महीना लगता है तब बारिश शुरू हो जाती है। ठीक है, बारिश का मौसम क्या होता है, आषाढ़, सावन, भादो, ये 3 महीने सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, शुरुआत आषाढ़ से होती है, उसके बाद मैक्सिमम बारिश सावन में होती है, फिर बची कुची आपकी भादों में हो जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, आषाढ़ भी बीतने को आ गया लेकिन बादल आए ही नहीं। तो वो एक सबको इस चीज का जो इंतजार था कि भाई एक तो गर्मी इतनी, दूसरा खेत सूख रहे हैं, उसमें पानी चाहिए, तो उसके लिए वो लोग आषाढ़ के महीने का इंतजार करते हैं। अब आषाढ़ का महीना आकर काफी दिन बीत भी गए, लेकिन इधर जो है बारिश हो ही नहीं रही। तो सबको लग रहा था कि लगता है इस बार बादल नहीं आएंगे, सूखा पड़ जाएगा। लोगों के मन में एक ये डाउट होने लगा था, लेकिन ये डाउट कैसे, ये भ्रम कैसे हटा, जैसे ही बादल आए उन सब का ये भ्रम हट गया। प्रश्न संख्या 20, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके के आधार पर बताइए कि ऐसा कब हुआ और क्यों। देखिए, अगर इसका जो हम सपोज रूप में बता रहे हैं, जो मानवीकरण किया गया है, मेघ जब अपनी नायिका लता से मिलते हैं तो मिलने के बाद उन दोनों के अंदर इतनी खुशी होती है कि मारे प्रसन्नता के उनके आंसू बहने लगते हैं। अब ये आंसू बहना जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है, वो है बहुत घंघोर वर्षा होने की, खूब मूसलाधार वर्षा होती है, उस चीज़ का प्रतीक बताया गया है। तो खूब झमाझम बारिश हुई, इसे ये जो है आंसू मिलन, जब मिलन हुआ उन दोनों का तो उससे जो है वर्षा होने लगी, ये चीज बताई गई है। बांध टूटा आया मेघ रूपी मेहमान अपनी लता रूपी नव विवाहिता पत्नी से मिला। पहले तो लता ने अपना रोष प्रकट किया और फिर उसका धैर्य टूटा, इससे उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे, और ये प्रतीक है किसका, मूसलाधार वर्षा होने का, खूब घंघोर वर्षा होने लगी। प्रश्न संख्या 21 है, बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक है, उसे मेहमान का स्वागत किस तरह किया। तो देखिए, बूढ़ा पीपल किस चीज का प्रतीक है, बूढ़ा पीपल घर के सबसे वरिष्ठ सदस्य के रूप में है, वरिष्ठ और सम्माननीय सदस्य के रूप में है। अब घर में कोई ना कोई तो एक सबसे बड़ा होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग के घर में दादाजी हैं, नाना जी हैं, या आपके परदादा भी हैं, तो जो सबसे बड़ा सदस्य है एज वाइज, वो घर का सबसे वरिष्ठ सदस्य माना जाता है और वही सम्माननीय सदस्य माना जाता है। अब वो सदस्य क्या है, घर में कोई भी इम्पोर्टेंट होगी, इवेंट होगी, तो उसे सबसे आगे रखा जाता है। वही चीज़ हुई घर में, अब जब घर के मेहमान आ रहे हैं
तो वो ही सबसे पहले उस मेहमान का स्वागत करेगा। वही सबसे पहले उस मेहमान से मिलेंगे। अब क्या होता है, गांव में जो एक पीपल का वृक्ष जिसे सबसे पूजनीय, क्योंकि पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, आप सभी को पता है, वो सबसे ज़्यादा पूजनीय होता है। तो उसे कहाँ होता है, वो गांव के सबसे पहले, जब गांव शुरू होता है तो वहीं पर वो पेड़ होता है। तो इस तरीके से जब बादल आते हैं गांव में, तो सबसे पहले वो कौन देखता है, वो पीपल देखता है। तो पीपल को घर के सबसे वरिष्ठ और सम्माननीय सदस्य के रूप में बताया गया है। बूढ़ा पीपल घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का प्रतीक है। उसे मेहमान को आया देखकर आगे बढ़कर रामजुहार की, उससे कुशल क्षेम पूछते हुए यथोचित स्थान पर बैठाया, कि यानी कि क्या है, उसका स्वागत किया, उसका हालचाल पूछा कि भाई आप ठीक हो, सही है, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, पहले तो हमें कुशल क्षेम ही पूछनी। फिर जो उसके लिए एक निश्चित जगह बनाई गई है, जो सबसे अच्छी जगह होगी घर में, उनको वहां पर बैठाला जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, क्या है, लता रूपी नायिका ने मेहमान से अपना रोष किस प्रकार प्रकट किया। अब जो लता है, अब अपने पति से साल भर से जुदा है। अब 1 साल बाद जब वो मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि उसको शिकायत तो बहुत सारी होंगी कि भाई साल भर में आपको मेरी याद नहीं आई, 1 साल बाद आप आए, आने में इतनी देर लगी, मुझे तो लगा कि आप आओगे ही नहीं, मुझे भूल गए हो, लेकिन अब आ गए हो, तो मेरा एक तरीके से वो भ्रम टूट गया कि आप नहीं आएंगे। नवविवाहिता लता रूपी नायिका अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति 1 साल बाद लौटा तो लता ने उससे रोष प्रकट करते हुए कहा, रोष यानी कि एक तरीके से वो गुस्सा प्रकट कर रही है, तुमने तो पूरे साल भर बाद सुध ली है। सुध लेने का मतलब होता है कि तुमने अब मेरा कुशल पूछा है, साल भर तक तो तुम्हें मेरी याद ही नहीं आई, अर्थात वह पहले क्यों नहीं आया। तो साल भर बाद तुम्हें याद आया कि तुम्हारी एक पत्नी है तो तुम मिलने आ गए, उससे पहले तुम्हें याद नहीं आई कि भाई मैं कहाँ था, कहाँ भाई मेरी पत्नी है, हैं? तो वो एक तरीके से वो शिकायत कर रही है, क्यों आपको 1 साल लग गया मेरी सुध लेने, यानी कि मेरे को लेने आने के लिए, मुझसे मिलने के लिए, आपको ये काम करने के लिए 1 साल का वक्त लगा। तो एक तरीके से वो कहते हैं ना, प्यार में एक शिकायत, शिकवा शिकायत होती है, वो कर रही होती है। प्रश्न संख्या 23 है, मेघ आए कविता में बादलों को किसके समान बताया गया है। भाई ये तो हम सभी को पता है, मेघ आए कविता में बादलों को पाहुन, मेहमान या दामाद के रूप में दिखाया गया है। एक दामाद जब घर आता है तो उसका स्वागत बहुत अच्छे से किया जाता है। एक नॉर्मल मेहमान का तो हम स्वागत ऐसे करते हैं, लेकिन जब घर में दामाद आता है तो उसका स्वागत बहुत अच्छे से किया जाता है। तो उसी तरीके से जब 1 साल बाद बादल आते हैं तो उनका भी स्वागत इतने अच्छे से किया जाता है, क्योंकि भाई देखिए ग्रीष्म ऋतु में अभी तक हम सभी तड़प कर भुन चुके होते हैं, अच्छे से बहुत गर्मी झेल चुके होते हैं, तो इसलिए बादलों का बेसब्री से इंतजार रहता है। गाँव में तो भाई ये है कि पानी आएगा, खेतों को नमी मिलेगी तो खेती आगे बढ़ेगी, इसलिए गाँव में तो इसका दोहरा इंतजार रहता है ना। तो इसीलिए जब बादल आते हैं तो सबकी वही प्रसन्नता होती है, सब बहुत खुश हो जाते हैं। मेघ आए कविता में बादलों को शहर से आए दामाद के समान बताया गया है, क्योंकि बादल गांव में उसी तरह सज धज कर आए जैसे शहरी दामाद सज धज कर आता है, और इन बादलों का इंतजार भी दामाद की तरह ही किया जाता है। जैसे दामाद को बुलाया जाता है, नहीं भाई आइए 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 आप आइए, तो उसी तरीके से इन बादलों को भी उसी तरीके से बुलाया और सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी कविता मेघ आए। आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ी, क्योंकि भाई ये कविता वैसे तो पढ़ने में बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस ये है कि द्विअर्थी है। बादलों के आने से जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें दामाद के आने के स्वागत के साथ उन्हें सिमिलर किया गया है, जिसे मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है ना। तो चलिए, मेघ आए चैप्टर तो खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारी क्षितिज बुक का आखिरी अध्याय है, बच्चे काम पे जा रहे हैं। राजेश जोशी द्वारा लिखी थी ये कविता जो है वो कहने को तो बहुत आसान सी है, सरल है, लेकिन इसके पीछे जो प्रश्न उठाया गया है वो बहुत ही गंभीर है। इस कविता को हम पूरी अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।